क्या आप ये एक छोटी सी चिप देख रहे हैं? अभी दुनिया में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। एंड बिलीव मी गाइज, ये छोटी सी चिप आपको बहुत शानदार पैसा बना के दे सकती है। जानना चाहते हैं कैसे? आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पर बात करने वाले हैं। सो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक। लेट्स बिगिन द एनालिसिस। सेमीकंडक्टर चिप्स, जिसके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूजलेस है, और अभी के दौर में ह्यूमंस पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से गिर चुके हैं। हमारी दिनचर्या बिना मोबाइल, लैपटॉप, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स, कार, बाइक, एटीएम, इंटरनेट, मेडिकल डिवाइसेस के बिना अधूरी है। इसके अलावा भी आप पूरे दिन में जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते हैं, सबकी फंक्शनलिटी सेमीकंडक्टर चिप्स पर ही डिपेंडेंट है। क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स की वजह से ही इलेक्ट्रॉनिक पावर को यूज करके इन डिवाइस की फीचर्स ऑपरेटिव बन जाते हैं। सो जस्ट इमेजिन, इतनी छोटी सी माइक्रोचिप में कितनी बड़ी ताकत है। और जिस तरफ दुनिया एआई और वर्चुअल रियलिटी की ओर जा रही है, उस बेसिस पर तो सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है। पर अभी दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, क्योंकि पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही है। चलिए इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा डीपली समझते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। देखिए, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल प्रोडक्ट है और इसके लिए बहुत स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है, इसलिए वर्ल्ड में इसके मैन्युफैक्चरर बहुत कम है। हमारे कंप्यूटर में जो चिप्स यूज होती है, उन्हें सिर्फ इंटेल और एएमडी ही बनाते हैं, बाकी कोई कंपटीशन ही नहीं है। पर लॉकडाउन की वजह से ये इंडस्ट्रीज भी पूरी तरह से बंद रही थी, और साथ ही ऑटो इंडस्ट्री की लो डिमांड के चलते इनके ऑर्डर्स भी कम हो गए थे, इसलिए इन कंपनीज ने प्रोडक्शन भी कम कर दिया था। लेकिन साइमल्टेनियसली क्या हुआ कि वर्किंग होम के चलते बहुत से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। इंटरनेट का यूसेज भी इतना इंक्रीज हुआ कि जिससे फेसबुक और अमेजन को सर्वर्स इंक्रीज करने पड़े, और अब इलेक्ट्रॉनिक चीजों का ट्रेंड भी बहुत इंक्रीज हो रहा है, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस, लैपटॉप्स एक्सेट्रा। इसी के साथ अब ईवी कार्स एंड बाइक्स में इन चिप्स की यूटिलिटी और बढ़ जाएगी, तो यहां से डिमांड और राइज ही होने वाली है। सो इन सब के चलते डिमांड बहुत बढ़ गई है, पर सप्लाई मिसमैच हो गई है और सप्लाई चेन पूरी तरह से बिगड़ गया है। सो अब ऐसी सिचुएशन में सेमीकंडक्टर चिप्स वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की शानदार अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, क्योंकि इन सब से प्राइसिंग में तो इंक्रीज हुआ ही है, जिससे प्रॉफिट राइज हुए होंगे। लेकिन फ्यूचर को देखते हुए डेफिनेटली इसमें डिमांड भी हाई रहेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में तो इस इंडस्ट्री का एग्जिस्टेंस ही ना के बराबर है। सो यहां पर ताइवान का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पिछले कई सालों से ताइवान ने अपने आप को टेक्नोलॉजी पर, स्पेशली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर इतना स्ट्रांगली डेवलप किया है कि ये वर्ल्ड में इंडस्ट्री को डोमिनेट करते हैं। इसी के साथ इनको सबसे ज्यादा बेनिफिट यूएस चाइना ट्रेड वॉर से मिलेगा, जिसके चलते ताइवान अच्छी खासी डिमांड को ऑक्यूपाई कर लेगा। थोड़ा सा टेक्निकल बात करें तो सेमीकंडक्टर में मेनली 3 स्टेज होती है। फर्स्ट, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, सेकंड इस चिप के डिजाइन एंड फैब्रिकेशन, और लास्ट पैकेजिंग। इसको सिंपली ऐसा समझिए कि फर्स्ट स्टेप पर लॉजिक बनते हैं, सेकंड पर सेमीकंडक्टर चिप्स बनती है, और लास्टली उसको फाइनल यूज प्रोडक्ट के लिए पैकेजिंग होती है। अब इन तीनों सेक्शन में से डिजाइन, फैब्रिकेशन और पैकेजिंग में ताइवान लीडर है, जो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज को लेकर छोटी से छोटी कंपनीज के लिए चिप बनाते हैं। सो अगर ये इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है तो ताइवान में ही आपको वो अपॉर्चुनिटी और अच्छी कंपनीज के ऑप्शंस मिलेंगे। पर एक बार वहां के स्टॉक मार्केट को भी समझते हैं। देखिए, इसमें फंडामेंटल्स के साथ वैल्यूएशंस और मनी फ्लो यानी लिक्विडिटी को मिलाकर देखना चाहिए। फंडामेंटल्स तो अच्छे ही होने चाहिए, पर वैल्यूएशंस अगर कम होंगे यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाती है, जिससे प्रॉफिट बहुत हाई मिल सकता है। इसके बाद फंडामेंटल्स को वैल्यू तभी मिलेगी जब वहां ज्यादा से ज्यादा पैसा लगेगा, यानी लिक्विडिटी बढ़ेगी। इसी वजह से स्टॉक्स प्रीमियम पर चले जाते हैं। सो ताइवान में कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स अभी बहुत ही शानदार है, वैल्यूएशंस अभी एवरेज से नीचे है, जो कि 13 के पीई पर ट्रेड हो रहे हैं। लास्टली इकोनॉमी में लिक्विडिटी फ्लो बड़ा है। सो सारी ही चीजें यहां पे पॉजिटिव है। सो फाइनल इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो यहां पर निपॉन का रोल आता है, क्योंकि निपॉन एक एनएफओ लेकर आ रहा है, जो कि प्योरली ताइवान बेस्ड फंड है और स्पेसिफिकली सेमीकंडक्टर थीम पर है। इस फंड को लेकर हम भी बड़े एक्साइटेड हैं, क्योंकि पिछले 6 महीनों से सेमीकंडक्टर की अपॉर्चुनिटी को ट्रैक कर रहे थे, पर इंडिया में कोई भी अच्छी कंपनी अवेलेबल नहीं थी। फाइनली वी गॉट अ फंड जो कि प्योरली सेमीकंडक्टर के ऊपर है। एनएफओ की डिटेल्स पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी, रिसर्च और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को समझना, ताकि हम ये जान पाए कि फंड कितना कॉम्पिटेंट है और क्या वो अपने एक्सपर्टाइज से ताइवान में इन्वेस्ट करके वेल्थ बना पाएगा या नहीं। सो सबसे पहले इस फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी पर बात करते हैं। सो फंड की स्ट्रेटेजी है हर तरह की कंपनीज को कंसीडर करना, स्मॉल, मिड और लार्ज, पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को ही प्रेफर करेंगे, यानी ये फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बना है।
इस स्ट्रेटेजी के लिए स्टॉक्स की रिसर्च की बात करें तो ये कैथी एसेट मैनेजमेंट से कंसल्टेंसी लेंगे, जो कि मानते हैं कि ताइवान की नंबर 1 एएमसी है। आइडियाज के लिए बॉटम अप रिसर्च प्रोसेस फॉलो करेंगे, यानी स्ट्रेट अवे कंपनीज पर एनालाइज करेंगे, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के लिए ये फोकस करेंगे बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल है या नहीं, कंपनी के पास साइजेबल मार्केट शेयर है या नहीं, और प्रॉफिट सस्टेनेबल है। सो इस चीज से स्टॉक्स के फेलियर की रिस्क कम हो जाती है। पोर्टफोलियो कंसंट्रेटेड रहेगा, यानी 40 स्टॉक्स ही रहेंगे, और क्योंकि निप्पॉन एक्टिवली पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, सो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस फंड का मैनेजमेंट भी शायद एक्टिव हो सकता है। चलिए अब लास्टली हम हमारे फाइनल कॉल की बात कर लेते हैं। हमारी साइड से ये फंड स्ट्रांगली रिकमेंडेबल है, सो डोंट मिस दिस फंड। लेकिन हम इसको एज अ मार्केट टाइमिंग इन्वेस्टमेंट जैसे कंसीडर करेंगे, ऑल्दो ये फंड प्योर इन्वेस्टमेंट के लिए है। मार्केट टाइमिंग शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और मीडियम टर्म भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि अपॉर्चुनिटी कितनी लंबी रह सकती है। हम फिलहाल तो मीडियम टर्म के लिए ही रिकमेंड करते हैं, यानी 1 to 3 ईयर्स। रिस्क की बात करें तो रिस्क इसमें हाई रह सकती है। लास्टली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बताए तो सबसे पहले तो इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट ही करें, एसआईपी इग्नोर करें, और पोर्टफोलियो में 20 से 30% एलोकेशन मार्केट टाइमिंग जैसी अपॉर्चुनिटी के लिए रखना चाहिए। सो उस 20 से 30% में से 40 से 50% एलोकेशन आप इस फंड में दे सकते हैं। सिंपली अगर बात करें तो ओवरऑल पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 10 से 15% आप इस फंड के अंदर डाल सकते हैं। कुछ मंथ बाद हम इस फंड को फिर से रिव्यू करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि क्या ये फंड सही में रिटर्न्स दे रहा है या नहीं। सो अपॉर्चुनिटी और कंसिस्टेंसी के बेसिस पर हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज इसमें से एग्जिट कर लेंगे। सो गाइज, ये था एनएफओ का एनालिसिस। अगर आपके पास में इसके अलावा भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।